मुगल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी तहजीब है। एक ऐसी सल्तनत जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान शहजादे से। नाम था उसका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और यही तो बाबर की जिंदगी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सोचिए जरा, एक हारा हुआ शहजादा वो हिंदुस्तान का शहंशाह कैसे बन गया। आज हम बाबर की इसी असली कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाबर भारत आया ही क्यों? क्या वो सिर्फ एक लुटेरा था, या फिर हालात ही कुछ ऐसे थे कि उसे बादशाह बनना पड़ा? इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी है उसकी असली कहानी। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं बाबर के बचपन में। देखिए, उसकी रगों में ना दो महान योद्धाओं का खून था, तैमूर और चंगेज खान। मतलब विरासत तो जबरदस्त थी, लेकिन इस शानो शौकत के साथ साथ उसे विरासत में मिली थी एक बेहद डावाडोल किस्मत। जरा सोच कर देखिए, महज 12 साल का एक लड़का, उसे फरगाना की गद्दी मिलती है, और फिर उसके अपने ही उसे धोखा दे देते हैं। बाबर की जिंदगी ना सच में एक रोलर कोस्टर की तरह थी। उसने अपने सपनों का शहर समरकंद उसे जीता, और फिर अपनी ही आंखों के सामने उसे खो भी दिया। तो अब हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक ऐसा शहजादा जिसके पास हिम्मत तो बहुत है, लेकिन अपना कहने के लिए कोई जमीन नहीं है। एक राजा जिसका कोई राजपाट ही नहीं है। और यही मजबूरी, यही बेबसी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जिसकी मंजिल हिंदुस्तान। सालों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार बाबर को एक ठिकाना मिला, काबुल। लेकिन काबुल सिर्फ एक शहर नहीं था। नहीं, ये तो हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचने का एक लॉन्च पैड था। यहीं बैठकर उसकी नजरें भारत की बेहिसाब दौलत और ताकत पर जम गई थीं। अच्छा, अब जरा उस वक्त के हिंदुस्तान पर नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत पर राज था इब्राहिम लोधी का, और ये सल्तनत ना बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली हो चुकी थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी से न तो उसके सरदार खुश थे और न ही अवाम। मतलब सल्तनत में चारों तरफ बेचैनी और गुस्सा फैला हुआ था। और यही वो चीज थी जो बाबर का सबसे बड़ा मौका बनी। कह सकते हैं कि बाबर के लिए दरवाजा किसी और ने नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत की अपनी ही कमजोरियों ने खोला था। हिंदुस्तान उस वक्त एक पके हुए फल की तरह था, जो बस टूटने का इंतजार कर रहा था। और फिर इतिहास उस मोड़ पर आ पहुंचा जहां सब कुछ बदलने वाला था। वो जगह थी पानीपत। एक तरफ थी बाबर की किस्मत और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का मुकद्दर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए दौर की पहली इबारत थी। जरा उस मैदान का मंजर सोचिए। एक तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज, हजारों हाथी, एक विशाल समंदर की तरह, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज, छोटी लेकिन फौलादी इरादों वाली। कहने को तो ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी, है ना? लेकिन बाबर के पास 3 ऐसे हथियार थे जिनका लोधी के पास कोई तोड़ नहीं था। पहला, तोपें, ऐसी गरज जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। दूसरा, बंदूकें, जिनकी गोलियों ने लोधी की सेना में खलबली मचा दी। और तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार, उसकी रणनीति, तुलुगमा। इसका मतलब था दुश्मन को किनारों से घेरना और फिर पीछे से हमला करना। इस एक चाल ने लोधी की इतनी बड़ी सेना को कुछ ही घंटों में तितर बितर कर दी। और नतीजा सामने था। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी जंग में मारा गया, और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। हिंदुस्तान के इतिहास की किताब में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, मुगल सल्तनत का चैप्टर। तो ठीक है, जंग जीत ली गई, हिंदुस्तान फतह हो गया, लेकिन ये विजेता बाबर एक इंसान के तौर पर कैसा था? चलिए अब जरा तलवार को म्यान में रखते हैं और उस बाबर से मिलते हैं जो एक जंगबाज से कहीं ज्यादा था। ये बात जानकर बड़े हैरत होती है कि जिन हाथों ने खून से सनी तलवारें उठाईं, वही हाथ उतनी ही निफासत से कलम भी चलाते थे। जी हाँ, बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बेहतरीन शायर और लेखक भी था। उसकी आत्मकथा है तुज़ुक-ए बाबरी, और उसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम सीधे उसके दिल और दिमाग में झांक रहे हों। लेकिन एक बात थी, हिंदुस्तान का शहंशाह बनने के बाद भी बाबर का दिल हमेशा अपने वतन समरकंद के लिए धड़कता रहा। उसने हिंदुस्तान को जीत तो लिया था,
लेकिन इस जमीन को कभी पूरी तरह अपना नहीं पाया। देखिए, बाबर ने एक ऐसी सल्तनत का बीज बो दिया था जो सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसे अपनी इतनी बड़ी जीत का जश्न मनाने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जिस हिंदुस्तान को जीतने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस पर वो सिर्फ 4 साल राज कर पाया। 1530 में बाबर की मौत हो गई। वो एक साम्राज्य तो खड़ा कर गया था, लेकिन उसे एक घर बनाने का काम अधूरा छोड़ गया था। और यहीं हम आज की इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। बाबर के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुमायूं अपने पिता की इतनी मेहनत से जीती हुई विरासत को संभाल पाया, या फिर मुगल सल्तनत की कहानी शुरू होते ही खत्म होने की कगार पर आ गई थी।